हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर पर वीरेंद्र यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, साइंस HSSC CET या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम के अंदर NCERT साइंस के क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसके अंदर हम NCERT साइंस को कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे 2 लेक्चर पहले ही आ चुके हैं, जिसके अंदर हमने 9th क्लास की जो साइंस की NCERT है उसका चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके MCQs को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। चूंकि वो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था तो हमने वो किया था। अब हम फिजिक्स का पहला चैप्टर जो उस बुक के अंदर है जिसका नाम है मोशन, हम वो करेंगे। उसके बाद बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है उसको हम करने वाले हैं। इस तरीके से हम 9th की साइंस को कंप्लीट करेंगे और फिर इसी तरीके से हम हमारी 10th की साइंस को कंप्लीट करेंगे। इस NCERT के माध्यम से हम पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, फिर चैप्टर खत्म होने के बाद हम एक लाइव सेशन में इसके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे, MCQs की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, हर एक बात को ध्यान से समझना है। अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सही होने के चांस एग्जाम के अंदर काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो वीडियो को देखना पूरा का पूरा और समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और हम देखते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है मोशन। सबसे पहले चैप्टर, कोई भी NCERT के अंदर अगर आप NCERT की बुक पढ़ रहे हैं ना, तो NCERT में कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर के लास्ट में चैप्टर की समरी दी होती है। हमें उस समरी को पढ़ना चाहिए। उस समरी को अगर हम पढ़ते हैं तो उसका मैं बेनिफिट अभी बताता हूँ आप लोगों को। समरी पढ़ने का बेनिफिट होता क्या है ये देखिए। हम यहाँ पर आ गए हैं चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में और व्हाट यू हैव लर्नड जो है कि आपने क्या सीखा, हम पहले ही जान लेते हैं। चैप्टर पढ़ने से पहले ही हमें ये जानना चाहिए कि हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या सीखने वाले हैं। तो हमारे दिमाग में ना फिर एक पिक्चर क्लियर रहती है कि अच्छा, चैप्टर में हमें ये चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 है, मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजीशन, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मूव्ड और द डिस्प्लेसमेंट। मोशन जो होता है, गति जो होती है, वो बदलाव है। किस चीज़ का बदलाव है? पोजीशन का बदलाव है, जगह का बदलाव है। कोई ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है, इट मीन्स वो मोशन में है। इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है उसके डिस्टेंस उसने जो कवर किया है उसके टर्म्स में, या फिर जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है उसके टर्म्स में। अब यहाँ पर हमें 2 चीज़ें नई सीखने को मिली हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमें एक ओवरऑल अंदाज़ा हो गया कि मोशन के बारे में चैप्टर के अंदर डिस्कशन होगा। दूसरा है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब हमें पता लगा है कि वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो गति है, मोशन है, वो यूनिफॉर्म हो सकती है या नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर कि उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है या वो बदल रही है, स्थिर है वेलोसिटी या फिर वो बदल रही है। ये चीज़ भी हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। तीसरा है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। आप सभी एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को रटना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमें इस फॉर्मूले को रटना नहीं चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि स्पीड जो होती है, गति जो होती है, स्पीड का मतलब होता है कि कितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। इस तरीके से याद रखोगे तो फॉर्मूला हमेशा याद रह जाएगा आपको। एंड वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम के अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसने कितना चला, वो क्या होता है, उसका वेलोसिटी होता है। हम ये चीज़ पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन होती है जो ऑब्जेक्ट की, वो होती है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में। एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। फिर हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशंस किसी ऑब्जेक्ट के ग्राफ के थ्रू हम सीखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि मोशन जो है वो ऑब्जेक्ट का, अगर वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर मूव कर रहा है तो उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है 3 इक्वेशंस की मदद से। सबसे पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। अभी ये इनको हम सीखेंगे तो हमें ये याद भी हो जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। जहां पर u है इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत की वेलोसिटी, विच मूव्स एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है जिसको a कहते हैं, टाइम t को डिनोट करता है, v फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करती है, और s डिस्टेंस को कई जगह पे d से डिस्टेंस भी होता है, कई जगह s से डिस्टेंस होता है, और टाइम क्या है, t है। ये आप लोगों के इसके अंदर जो टर्म्स हैं। फिर है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर गोल
सर्कुलर पाथ पे मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो उसका मोशन जो होता है उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये हम इस चैप्टर के अंदर दोस्तों पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। तो अब आप लोगों को एक अंदाज़ा हो गया होगा कि ठीक है भाई, चैप्टर के अंदर ये चीज़ें जो हैं ये हमारे सामने आएंगी और इनका ये मतलब हो सकता है। क्लियर है बात? तो चलिए जी शुरू करते हैं। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन। हमारी आम जिंदगी में हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट पर देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम मोशन में देखते हैं। जैसे कि हम पेड़ पौधों को देखते हैं, वो रेस्ट में होते हैं। हमारे घर की पानी की टंकी रेस्ट में होती है। हमारी बाइक अगर खड़ी है तो वो रेस्ट में है। बाहर स्कूटर चल रही है, मोशन में है। बस चल रही है, मोशन में है। पक्षी उड़ रहे हैं, मोशन में है। मछलियाँ तैर रही हैं, मोशन में है। हमारे शरीर में खून हमारी नसों में दौड़ रहा है, वो मोशन में है। गाड़ियाँ चल रही हैं, वो मोशन में है। एटम्स हैं, वो मोशन में होते हैं। मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं। प्लैनेट्स मोशन में होते हैं। स्टार, गैलेक्सीज, ये सभी किस में होते हैं? मोशन में होते हैं। मोशन में होने का मतलब होता है कोई चीज़ एक जगह पर रुकी नहीं हुई है, वो चीज़ लगातार एक जगह से दूसरी जगह पर अपना स्थान बदल रही है, जगह बदल रही है। We often perceive an object to be in motion when its position changes with time. मोशन की सबसे बेस्ट डेफिनेशन अगर कोई हो सकती है तो वो यही हो सकती है कि if an object changes its position with respect to time, यानी कि समय के साथ जो अपना बदलाव करे अपनी पोजीशन में, वो किस में होता है? मोशन में होता है। जैसे समय के साथ स्टूडेंट्स नहीं बदल पाते हैं, समय के साथ वो अपने आप को वैसा ही रख पाते हैं, अपडेट नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब वो रेस्ट में। जो समय के साथ खुद को बदल लेता है, इसका मतलब वो किसके अंदर है? मोशन के अंदर है। An object to be in motion when its position changes with time. कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, इसका मतलब है कि वो अपनी पोजीशन को समय के अनुसार बदल पा रहा है। However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences, जैसे कि for example है, we infer the motion of air by observing the movement of dust and movement of leaves and branches of trees। जैसे कि हम कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम मोशन, जैसे हवा को हम कह सकते हैं मोशन में, लेकिन कभी कभी हम जो देखते हैं कि जो हवा है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, वो हवा के अंदर हमें वो डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण हमें उड़ते हुए दिखते हैं, पत्ते हमें हिलते हुए दिखते हैं ट्रीज़ के। वट कॉजेज द फिनोमिना ऑफ सनराइज, सूर्य उदय होता है उसका क्या फिनोमिना है, सूर्य अस्त होता है उसका क्या फिनोमिना है, सीजन्स हमारे बदलते हैं उनका क्या मतलब है। इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ, क्या ये पृथ्वी के मोशन की वजह से होता है? क्या हमारी पृथ्वी के घूमने की वजह से ये होता है? अगर ऐसा सही है तो वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ, तो फिर हमें क्यों नहीं डायरेक्टली फील होता कि हमारी धरती जो है वो घूम रही है? हमें हमेशा क्यों ऐसा लगता है कि हम एक जगह पर स्थिर हैं? इन सभी सवालों के जवाब जो हैं वो अभी धीरे धीरे आप लोगों को मिलने वाले हैं। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। हो सकता है कि एक इंसान जो है, एक ऑब्जेक्ट जो है, असल में फिजिक्स में, साइंस में ऑब्जेक्ट बोला जाता है, इंसान को ऑब्जेक्ट ही, मतलब हर चीज़ को ऑब्जेक्ट बोलोगे आप, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक इंसान के नज़रिए से चल रहा होता है, एक इंसान के नज़रिए से वो रुका हुआ होता है। वो देखने वाले की नज़रों के ऊपर डिपेंड करता है। किसी की नज़र में वो चल रही होती है वो चीज़, किसी की नज़र में वो रुकी हुई होती है। जैसे कि जो पैसेंजर्स होते हैं एक बस के अंदर, जो सवारियां बैठी होती हैं, तो रोड साइड के जो ट्रीज़ होते हैं वो उनको वो पेड़ चलते हुए दिखते हैं, पीछे की तरफ जाते हुए दिखते हैं। अगर पेड़ों की नज़र से देखा जाएगा तो बस चलती हुई दिखती है, पेड़ वहीं पर है ना। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव्स द बस अलोंग साइड द पैसेंजर्स एज मूविंग। जैसे कि कोई बस स्टैंड पर, बस में एक रोड पर कोई इंसान खड़ा है, उसके नज़रिए से देखेंगे तो वो बस जो है वो चल रही होती है, लेकिन जो बस के अंदर लोग बैठे हैं उनके नज़रिए से वो पेड़ पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। हाउएवर ए पैसेंजर इनसाइड द बस सीज हिज फेलो पैसेंजर्स टू बी एट रेस्ट। बिल्कुल, बस के अंदर मैं बैठा हूँ और सवारियाँ बैठी हैं, तो मेरे लिए वो सारी सवारियाँ कहाँ पर हैं? रेस्ट के अंदर है, लेकिन फिर भी हमारी बस तो जो है वो चल रही होती है। अब ये सारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये किस चीज़ को इंडिकेट करती हैं? मोस्ट मोशंस जो होते हैं, मैक्सिमम मोशन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि अलजे पलजे से होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक सीधी लाइन पर मूव करते हैं, कुछ जो है वो सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं, कुछ जो है वो रोटेट करते हैं, ए फ्यू अदर्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। तो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग तरह की
परफॉर्म करते हैं अलग अलग तरह की एक्टिविटी। कुछ सीधी लाइन पर चलते हैं, कुछ सर्कुलर पाथ पर चलते हैं, कुछ रोटेट होते हैं और कुछ वाइब्रेट होते हैं। देयर में भी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, और जहाँ कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहाँ पर इन सभी का कॉम्बिनेशन भी हमें देखने को मिलता है। इस चैप्टर के अंदर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग इन ए स्ट्रेट लाइन। पहले हम इस चैप्टर के अंदर ये सीखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका स्ट्रेट लाइन के ऊपर मोशन जो है वो कैसे है। वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशंस थ्रू सिंपल इक्वेशंस एंड ग्राफ, और ऐसे मोशंस को हम सिंपल इक्वेशंस और ग्राफ्स के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वी विल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन। उसके बाद हम देखेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, गोलाई में मोशन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मोशन के बारे में। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग ए रेफरेंस पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है उसको हम स्पेसिफाई कर पाते हैं एक रेफरेंस पॉइंट की मदद से। यानी कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बतानी है तो हम कैसे बता पाते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट की मदद से। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं HSSC का या किसी भी एग्ज़ाम को आप देने जाते हैं, आप अपने दोस्त के साथ जाते हैं और आपका दोस्त आपसे थोड़ा सा पीछे रह जाता है, आप पहले सेंटर पर पहुंच जाते हैं। आपका दोस्त आपको फ़ोन करके बोलता है कि आप कहाँ हैं। आपका दोस्त आपको फ़ोन करके बोलता है कि आप कहाँ हैं, तो आप अपनी जगह बताने के लिए वहाँ पर कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट अपने दोस्त को देंगे कि भाई वो जो ठेका है, ठेके के साथ में हमारा एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ पर तुम आ जाओ। आपने रेफरेंस पॉइंट एक बना दिया है। अब आपका दोस्त उस जगह पर पहले आएगा, सेंटर पर बाद में जाएगा। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को स्पेसिफाई कर पाए किसी एक रेफरेंस पॉइंट की मदद से। जैसे मैं आपसे पूछूं आपका घर कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे कि आपका घर जो है वो वहाँ उसके नज़दीक है, या उससे इधर गली आती है, मंदिर से राइट होना है, पार्क के पीछे घर है, उस दुकान से लेफ्ट होना है। तो आप कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट वहाँ पर बताते हैं जब आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस अज्यूम, हम मान लेते हैं कि एक स्कूल है किसी गांव में जो 2 किलोमीटर नॉर्थ में है रेलवे स्टेशन के। ये मान लो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर नॉर्थ में क्या है, यहाँ पर स्कूल है आपका। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। हमने स्कूल की पोजीशन को रेलवे स्टेशन की रिस्पेक्ट में क्या किया है, स्पेसिफाई किया है। यानी कि स्कूल की लोकेशन को हमने स्पेसिफाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर क्या है, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ में क्या है, स्कूल है। इस एग्जाम्पल के अंदर रेलवे स्टेशन जो है वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। वो हम अपने हिसाब से अलग अलग रेफरेंस पॉइंट हम चूज़ कर लेते हैं। कभी हम किसी को बता देते हैं हमारा घर पार्क के पास है, कभी हम कह देते हैं नहीं भाई बस स्टैंड के इधर आ जाना, कभी हम कह देते हैं भाई वहाँ से लेफ्ट लेना है, इधर से राइट लेना है, मंदिर के पीछे। अपने हिसाब से रेफरेंस पॉइंट हम चेंज करते रहते हैं। Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called origin. इसलिए हम कह सकते हैं अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर हमें बताना है तो हम किसकी हेल्प से बता पाते हैं, रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से बता पाते हैं। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम ओरिजिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ओरिजिन के नाम से जानते हैं। तो हमें पता लगा है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं उसके रेफरेंस पॉइंट की मदद से। रेफरेंस पॉइंट हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हमेशा चेंज करते रहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो हम एक रेफरेंस पॉइंट की मदद लेंगे जिसको ओरिजिन कहा जाता है। इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सीधी लाइन के अलोंग एक मोशन की हम बात करने वाले हैं। तो जो सिंपलेस्ट टाइप होता है मोशन का वो होता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सबसे सिंपल टाइप है
स्ट्रेट लाइन में मोशन, सर्कुलर मोशन फिर हम पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे मोशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होगा, 11th क्लास में मोशन और थोड़ा अच्छा आ जाता है, ठीक है। तो सबसे आसान होता है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर करते हैं मोशन किसी ऑब्जेक्ट का जो एक स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी यात्रा को ओ से स्टार्ट करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है अपनी यात्रा को, जिसको हम क्या मान रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इस ओ से ही यात्रा शुरू कर रहा है और इस ओ को ही हमने क्या माना है, इस ओ को ही हमने रेफरेंस पॉइंट में माना है। Let A, B, C represent the position of the object at different instants। ये जो आपको A, B और C दिख रहे हैं, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं जो हमें बताएंगे उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग जगह पर हमें उनका ये ऑब्जेक्ट का हमें स्थान बताएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है C से एंड B तक और A तक पहुंचता है। तो ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट गया C, बी को क्रॉस करते हुए ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुँचा, ए के पास पहुँचा। फिर वो मूव बैक किया अलोंग द सेम पाथ एंड रीच इट सी थ्रू बी, और फिर उसने वापस मुड़ा। वो वापस मुड़ने के बाद उसने बी से होते हुए वो कहाँ पर आ गया, वापस सी पर आ गया। यानी कि अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पहुँच चुका है, सी पर पहुँच चुका है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि टोटल पाथ जो है उसकी लेंथ उसने कितनी कवर करी है, तो हम क्या करेंगे, ओ ए को जोड़ेंगे। ओ से लेकर पहले वो ए तक गया था, यानी कि वो 60 किलोमीटर चला था। फिर वो कहाँ तक आया है, ए से लेकर सी तक आया है, यानी कि टोटल कितना आया है, 35 किलोमीटर आया है। टोटल अगर हमसे पूछा जाए तो कितना चला, वो 95 किलोमीटर टोटल वो चला है, ठीक है। ओ से स्टार्ट किया था, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। फिर ए से लेकर सी तक आया है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। टोटल 60 और 35 को हमने जोड़ा तो हमें पता लगा कि टोटल पाथ लेंथ जो उसने कवर करी है वो कितनी करी है, 95 किलोमीटर करी है। तो ये 95 किलोमीटर क्या आया है, ये 95 क्या आया है, ये 95 आया है डिस्टेंस। 95 क्या आया है, दूरी आई है जो उसने ओ से लेकर ए तक और ए से लेकर सी तक जो लेंथ उसने कवर करी है, ये क्या है, उसका डिस्टेंस है। और डिस्टेंस को स्पेसिफाई करने के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमने प्रयोग करी है, ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस को स्पेसिफाई करने के लिए, डिस्टेंस को बताने के लिए हमने जिस न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रयोग किया है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। समझ गए बात, क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस कवर्ड किया है ऑब्जेक्ट ने 95 किलोमीटर। टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नोट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर हमें किसी का डिस्टेंस डिस्क्राइब करना है तो हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत है, हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है कि वो किस दिशा में गया था। हमें नहीं मतलब वो ओ से ए ईस्ट में गया था, ओ से ए वो नॉर्थ में गया, वेस्ट में गया, साउथ में, हमें कोई मतलब नहीं है। हमसे दूरी पूछी है, हम बता देंगे हमारे घर से लेकर हमारा एग्ज़ाम सेंटर जो है वो 100 किलोमीटर की दूरी पर आया है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता एग्ज़ाम सेंटर गुड़गांव में है, एग्ज़ाम सेंटर पंचकुला में है, एग्ज़ाम सेंटर सिरसा में है, एग्ज़ाम सेंटर हमारा पलवल में है, कहीं भी है। हमसे अगर दूरी पूछी जाएगी तो हम एक वैल्यू दे देंगे कि भाई 100 किलोमीटर दूर हमारा सेंटर है, फ़र्क ही नहीं पड़ता कि डायरेक्शन क्या है। There are certain quantities which are described by specifying only their numerical values। कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया डिस्टेंस, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, 1, 2, 3, 4, 5। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की, वो उसका मैग्नीट्यूड होती है। तो क्लियर है बात, मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड कहलाती है। इस एग्जाम्पल से क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। क्या आप उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता कर सकते हैं
फाइनल पोजीशन सी से लेकर इनिशियल पोजीशन ओ तक का डिस्टेंस पता कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। द डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू सी थ्रू ए, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। शुरुआत जहाँ से कोई करता है और ख़त्म जहाँ पर करता है उसके बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस जो होता है वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है कि कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट? क्या डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्या वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है क्या? एक तो पूरी जो दूरी तय करी है वो, एक शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो, क्या ये दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं क्या या नहीं हो सकते हैं? चलो समझते हैं। जैसे एग्जांपल, फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए, ओ से लेकर ए तक का मोशन उसने कवर किया है 60 किलोमीटर, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, आप घर से स्कूल पे गए हैं और टोटल आपने कितना किया है? 60 किलोमीटर तय किया है। तो आपका डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर, और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी क्या है? 60 किलोमीटर, यानी कि आपका डिस्टेंस भी वही है और आपका डिस्प्लेसमेंट भी वही है। लेकिन जब मोशन हुई थी ओ से लेकर ए तक वापिस और फिर बी तक वापिस, तो डिस्टेंस जो कवर किया था उसने वो 85 किलोमीटर कवर किया था। क्या कितना कवर किया था? 85 कवर किया था, जबकि जो मैग्नीट्यूड था डिस्प्लेसमेंट का वो कितना था हमारा? 35 किलोमीटर था। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो 35 किलोमीटर है वो इक्वल नहीं है उस पाथ की लेंथ के जो कितना था? 85 किलोमीटर था। We will notice that the magnitude of the displacement of a course of motion may be zero। मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि मान लो अगर आप यहाँ से कोई चलना शुरू करते हो और आप घूम फिर के वहीं पर आकर रुक जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया? जीरो हो गया है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वहाँ पर है ही नहीं, लेकिन डिस्टेंस तो जीरो नहीं हुआ, डिस्टेंस तो आपका उतना ही रहा। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो है ऑफ ए कोर्स ऑफ मोशन में बी जीरो, बट कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। दूरी जीरो नहीं हो सकती, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस जीरो होने का मतलब तो है कि आप वहीं पर हैं, आप कहीं पर गए ही नहीं हैं, और जब आप कहीं पर जाएंगे ही नहीं तो आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन हम कैसे तय करेंगे? शुरुआती और अंत की पोजीशन जब आप वहीं पर रहेंगे, इसका मतलब तो आप मोशन में है ही नहीं, इसका मतलब तो पता रेस्ट में हो गई। वहाँ पर ना मैग्नीट्यूड मापा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट का, ना मैग्नीट्यूड मापा जा सकता है डिस्टेंस का, वहाँ पर तो कुछ मापा ही नहीं जा सकता। समझ रहे हैं बात? एक जगह से दूसरी जगह पर आप गए हो तो आपने एक दूरी तय करी है, अगर आपने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी है और आप बस सीधा वहीं पर गए हैं तो इसका मतलब डिस्टेंस भी वही है आपकी और आपकी डिस्प्लेसमेंट भी वही है। लेकिन अगर आप वहीं से वापस अपने उसी पोजीशन पर आ जाते हैं जहां से आप चले थे तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या हो गई है? जीरो, क्योंकि जहां से गए थे और वापस वहीं पर आ गए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो जीरो हो गया। लेकिन डिस्टेंस आप 60 गए थे, 60 वापस आए हैं, तो डिस्टेंस तो आपने 120 किलोमीटर कवर किया है। वहीं यहाँ पर क्या आ गया है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो 35 किलोमीटर है, लेकिन लेंथ तो टोटल आपने 85 किलोमीटर कवर कर दी है। इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। अगर हम कंसीडर करें ऑब्जेक्ट जो है वो वापस से ओ पर आ गया है, तो फाइनल पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो इनिशियल पोजीशन के साथ कंसाइड कर गई है, मैच कर गई है। ओ से ही चला था और ओ पर ही वापस आ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है? जीरो हो गया है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। हाउएवर डिस्टेंस जो है वो टोटल उसने 60 किलोमीटर टोटल 120 किलोमीटर कवर किया है। ओ से ए गया था, ए से ही ओ पर आ गया, डिस्टेंस तो उसने कितना कर दिया है? 120 किलोमीटर कवर कर दिया है, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है? जीरो हो गया। इसलिए दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टू लोकेट इट्स फाइनल पोजीशन विद रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजीशन एट ए गिवन टाइम। इसलिए हमने दो मेन क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, डिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा और मैग्नीट्यूड के बारे में हमने पढ़ा है दोस्तों। डिस्टेंस का मतलब है दूरी, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से जब दूसरी जगह पर जाएगा
वो कितनी दूरी तय करेगा उसको हम उसका डिस्टेंस कहेंगे। जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उन दोनों स्थान के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसको हम उसका डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेंशन या डिस्क्राइब करने के लिए हम जिस न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रयोग करते हैं उसको उसका मैग्नीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें आई होप क्लियर होंगी आपको। अब हम बात करेंगे दोस्तों यूनिफॉर्म मोशन की और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म का मतलब आप लोग समझते हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट की एक यूनिफॉर्म होती है। आप स्कूल में पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं तो स्कूल के अंदर सारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सभी की यूनिफॉर्म सेम होती है। डॉक्टर लाइन में सभी की यूनिफॉर्म सेम होती है, वाइट कोट होता है। वकील जो होते हैं एडवोकेट, उनकी यूनिफॉर्म भी सेम होती है। यानी कि कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म वर्ड जब आया है तो उसके साथ सेम वर्ड जो है वो बार बार लग रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो क्या है, सेम है। और क्या है वो चीज़, वो है यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि सेम मोशन। समझते हैं अभी क्या होगा। वहीं पे नॉन आगे लग जाता है, नॉन यूनिफॉर्म अगर हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ जो है वो सेम नहीं है। इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं आपसे तो यहां पर जो बात है वो ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, टाइम भले ही सेम हो लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो मोशन यहां पर यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, इसके पीछे एक और चीज़ हमारे पास निकल कर आएगी। वो क्या आएगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड। अगर वो पहली 5 मिनट में 2 किलोमीटर चला, दूसरी 5 मिनट में भी 2 किलोमीटर चला, इसका मतलब उसकी स्पीड पहले भी 2 किलोमीटर थी पर 5 मिनट में और दूसरी भी 2 किलोमीटर 5 मिनट में थी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। एक आइडिया आपको आ गया होगा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब हम पढ़ते हैं कि हमें यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ क्या समझाया गया है। कंसीडर करते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो एक स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है। लेट इट ट्रेवल 5 मीटर इन द फर्स्ट सेकंड। वो 1 सेकंड में 5 मीटर चला। मान लीजिए 1 सेकंड में 5 मीटर चला। 5 मीटर मोर इन द नेक्स्ट सेकंड, और अगली 1 सेकंड में फिर से वो 5 मीटर चला। 5 मीटर इन द सेकंड, थर्ड सेकंड, 5 मीटर इन द फोर्थ सेकंड, तो तीसरी चौथी हर सेकंड में वो 5 मीटर चल रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड की है, हर सेकंड में 5 किलोमीटर चल रहा है। एज ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम समय पर सेम डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे किस मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, ये लाइन जो है ना, ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो कौन से मोशन में है। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म मोशन, ऑप्शन बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑप्शन सी फलाना मोशन, ऑप्शन सी ढिकड़ा मोशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। टाइम इंटरवल जो है इस मोशन में वो थोड़ा सा छोटा है। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मोशंस वेयर ऑब्जेक्ट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमारी लाइफ के अंदर हम कई बार डे टू डे ऐसा भी देखते हैं कि टाइम तो इक्वल रहता है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल हो जाता है। टाइम सेम रहता है, पहली 1 सेकंड में 5 मीटर चला, दूसरी 1 सेकंड में 10 मीटर चला गया, 2 मीटर चला गया, तो डिस्टेंस अलग अलग हो गया, टाइम सेम रहा। फॉर एग्जाम्पल, जब एक कार मूव करती है एक क्राउडेड स्ट्रीट के ऊपर, यानी कि गली के अंदर बहुत भीड़ है, तो जो कार है वो पहली सेकंड में भीड़ कम हो गई तो 10 मीटर सरक गई, दूसरी सेकंड में फिर ट्रैफिक लग गया तो 2 मीटर चली गई। ये समझ गई बात। या पर्सन जो है जॉगिंग कर रहा है पार्क के अंदर, कोई मोटा ताज़ा इंसान है पार्क के अंदर जॉगिंग कर रहा है पतला होने के लिए, वो पहली 2 सेकंड में तो थोड़ा सा तेज़ भाग लिया, फिर अगली सेकंड्स में थोड़ा सा धीरे हो गया, सांस चढ़ गई, इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, बात समझ गए, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इनका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये देखिए, 9:30 बजे 10 मीटर चला ए, 9:45 पर 20 मीटर पहुंच गया, 10 बजे 30 मीटर पहुंच गया। तो आप देख रहे हैं डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, टाइम भी जो है वो 15-15 मिनट का लग रहा है। इसका मतलब जो ए ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। बी ऑब्जेक्ट ने 12
मीटर जो है ट्रैवल किया 9:30 बजे, 9:45 पर 19, 10 बजे 23। तो आप देख रहे हैं डिस्टेंस अलग अलग है, इसका मतलब बी ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। जैसे बॉलिंग की स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर में, पहली बॉल 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंकी, दूसरी बॉल 143 की स्पीड से, तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया है। ठीक है, ये आपको इस चीज़ के अंदर समझाया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट टाइम जो है वो लेंगे एक गिवन डिस्टेंस को कवर करने के लिए। कुछ जो है फास्ट मूव करते हैं, कुछ स्लो मूव करते हैं। तो जो रेट होता है जिस पर ऑब्जेक्ट मूव करता है वो डिफरेंट हो सकता है। दर जो होगी ना ऑब्जेक्ट के मूव करने की वो अलग अलग हो सकती है। ऑल्सो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम रेट पर भी मूव कर सकते हैं। 5 ऑब्जेक्ट हैं वो सेम दर पर मूव कर रहे हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग दर पर भी मूव कर सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब अगर हमें उस ऑब्जेक्ट के मोशन की दर को मापना है तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल जो किया है ऑब्जेक्ट ने इन यूनिट टाइम उसको हमें मापना पड़ेगा। और मापने की जो इकाई होती है द क्वांटिटी इज रेफर्ड टू एज स्पीड, और जो SI यूनिट है स्पीड की वो क्या है, मीटर पर सेकेंड, जिसको ms-1 और m//s मीटर पर सेकेंड से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो अदर यूनिट है स्पीड की जिसमें सेंटीमीटर पर सेकेंड भी होती है, किलोमीटर पर आवर सबसे बड़ी किलोमीटर पर आवर होती है, फिर मीटर पर सेकेंड होती है, फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। किसी भी स्पीड को स्पेसिफाई करना है अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए है, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए है, यानी कि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए है। स्पीड जो होगी ऑब्जेक्ट की वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही होता है। इसलिए हम डिस्क्राइब करते हैं रेट ऑफ मोशन उन सब ऑब्जेक्ट्स का इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। कभी लगभग ज़्यादातर केसेस के अंदर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो उसकी जो स्पीड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, यानी कि एक जैसी नहीं होती है। जब एक जैसी स्पीड नहीं होगी तो हमें फिर भी अगर उसकी स्पीड को मापना है, रेट को मापना है, मोशन के रेट को, तो हम एवरेज स्पीड का सहारा लेते हैं, एवरेज स्पीड की हेल्प लेते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी तय करी है कितने टोटल टाइम में। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है, मान ले O से लेकर A तक उसने टोटल 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है 5 मिनट के अंदर, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 60/5 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आप ऐसे निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया है और टोटल टाइम जितना उसने लिया है। अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है s डिस्टेंस को t टाइम में, तो स्पीड जो होगी v वो होगी s/t, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे एक कार जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 100 किलोमीटर का 2 घंटे में, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे में ट्रेवल किया है। एवरेज स्पीड जो है उसकी वो 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, क्योंकि 100/2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। द कार माइट नॉट हैव ट्रेवल्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम, हो सकता है कार हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर ना चली हो। समटाइम्स इट माइट हैव ट्रेवल्ड फास्टर एंड समटाइम्स स्लोअर देन दिस, कई बार तेज भी चली हो कई बार धीरे भी चली हो। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है 16 मीटर 4 सेकेंड में एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड में। पहले 16 मीटर तो जो है वो ऑब्जेक्ट ने चले हैं 4 सेकंड के अंदर, दूसरे 16 किलोमीटर जो हैं वो ऑब्जेक्ट 16 मीटर जो हैं वो चले हैं 2 सेकंड के अंदर। तो एवरेज स्पीड अगर बताओगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जो उसका डिस्टेंस है टोटल उसको जोड़ना पड़ेगा। तो 16 32 हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। टाइम उसने लिया है 4 सेकंड और 2 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया 6 सेकंड। तो 32/6 हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकंड। उसका क्या आया है, एवरेज स्पीड आई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड विद डायरेक्शन, यानी कि दिशा के साथ हम गति की बात अब करने वाले हैं। तो रेट ऑफ मोशन जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का वो ज़्यादा कंप्रीहेंसिव हो सकता है अगर हम स्पेसिफाई कर दें उसकी डायरेक्शन को, उसके मोशन की डायरेक्शन को स्पीड के साथ अगर हम बता दें। अगर हम रेट ऑफ मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का उसको ज़्यादा खुलकर बताया जा सकता है।
अगर हम क्या स्पेसिफाई कर दें, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसकी जो मोशन की डायरेक्शन है उसकी स्पीड के साथ उसको अगर हम स्पेसिफाई कर पाएं कैसे भी, तो हम ज़्यादा खुलकर रेट ऑफ मोशन बता पाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का। द क्वांटिटी स्पेसिफाइड बोथ दीज एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी। और जो क्वांटिटी हमें ये दोनों एस्पेक्ट्स बताएगी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन और उसकी स्पीड, दोनों चीज़ें जो हमें बताएगी उसको क्या कहा जाता है, वेलोसिटी कहा जाता है। वेलोसिटी को हम एज ए स्पीड ही मानते हैं फिजिक्स के अंदर। वेलोसिटी जो होता है वो होता है स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है किसी डेफिनेट डायरेक्शन में, उसको उसकी वेलोसिटी भी कह देंगे और उसको उसकी स्पीड भी कह देंगे। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसी भी हो सकती है और वेरिएबल यानी कि बार बार बदल भी सकती है। ठीक है। आप एक गाड़ी को लेकर अपने घर से निकले हैं साउथ डायरेक्शन के अंदर, पहले 1 घंटे में आपने 100 किलोमीटर कवर कर दिया तो आपकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, दूसरे 1 घंटे के अंदर आपने 50 किलोमीटर कवर किया तो आपकी वेलोसिटी कम थी। लेकिन है कैसी, आपकी वेरिएबल है, यानी कि बदल रही है बार बार। लेकिन अगर आप हर घंटे में 50 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स। स्पीड को चेंज करेंगे तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाएगी, या दोनों भी चेंज हो सकते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में एक वेरिएबल स्पीड के साथ, यानी कि स्पीड बदल रही हो, वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तब हम उसके रेट ऑफ मोशन को बता सकते हैं एवरेज वेलोसिटी की टर्म्स में। जैसे एवरेज स्पीड में हम क्या बता रहे थे, कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है लेकिन वो अलग अलग स्पीड के साथ जा रहा है, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हमने उसके डिस्टेंस को इकट्ठा कर दिया था, हमने उसके टाइम को इकट्ठा कर दिया था और एवरेज स्पीड निकाल दी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, जब वो कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में कवर कर स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, मोशन में है, वेरिएबल स्पीड है, स्पीड उसकी चेंज हो रही है, तो हम उसके मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन करेंगे, उसके रेट ऑफ मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की टर्म्स में डिफाइन कर पाएंगे। हमें उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जब उसने स्टार्ट किया था, यानी कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, जब उसने खत्म किया यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, दोनों को जोड़कर अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u प्लस फाइनल वेलोसिटी यानी कि v को जब हम जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। जहां पर VAV क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, जहां पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की। और स्पीड और वेलोसिटी जो है वो सेम यूनिट की होती है, यानी कि मीटर पर सेकंड। स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट जो कि है मीटर पर सेकंड। ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं और एक एग्जांपल ले लेते हैं। द ओडोमीटर ऑफ ए कार। ओडोमीटर जो होता है कार के अंदर, आप लोगों में से कई लोगों ने कार चलाई होगी या घर पे कार होगी, तो कार के अंदर आपके गाड़ी के किलोमीटर जहां पर लिखे होते हैं उनको रीड करने के लिए एक ओडोमीटर लगा होता है कार के अंदर। ओडोमीटर किसी कार का वो 2000 किलोमीटर रीड करता है। जब एक ट्रिप स्टार्ट का आप घर से वैष्णो देवी जा रहे थे तो आपकी गाड़ी के अंदर 2000 किलोमीटर ऑलरेडी आपकी गाड़ी चल चुकी थी। जब आप वैष्णो देवी पहुंचे तो आपने देखा कि 2400 किलोमीटर लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि आपने टोटल कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 400 किलोमीटर ट्रैवल किया है। अगर आपकी ट्रिप को टोटल 8 घंटे लगे हैं पूरा होने में, तो एवरेज स्पीड काउंट करनी है कार की किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकेंड में। किस में करनी है, किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। तो देखिए दोस्तों, किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर चेंज करना हो तो सिंपल सा लॉजिक होता है, आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं सर, 1000 मीटर होते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं। 2 0 से 2 0 कट गई, आंसर आ गया 5/18। यानी कि अगर किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो छोटा ऊपर आ जाएगा 5/18। अगर मीटर पर सेकंड से बड़े में यानी कि किलोमीटर पर आवर में जा रहे हो तो बड़ा ऊपर आ जाएगा, यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। एक सिंपल सा तरीका है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने का।
तो कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2400 में से 2000 घटा देंगे तो 400 किलोमीटर आ जाएगा। टाइम जो है 8 घंटे लगा है। एवरेज स्पीड 400/8 कर दोगे, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 400/8 तो क्या आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर वहां पर आ गया है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद चेंज करोगे तो ये 13.9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। उषा जो है वो स्विम करती है एक 90 मीटर लॉन्ग पूल के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर 90 मीटर के। उषा स्विम्स एक 90 मीटर लॉन्ग पूल की लंबाई है 90 मीटर। सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर। एक जगह से जहाँ से शुरू करती है स्विम करना और जहाँ पर ख़त्म करती है वहाँ पर वो टोटल 180 मीटर वो तैर जाती है। एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ वापस आ जाती है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल वो कितनी देर के लिए तैरी, टोटल वो 1 मिनट के लिए तैरी, यानी कि उसका टाइम कितना हो गया, 1 मिनट हो गया। और डिस्टेंस जो है 1 मिनट में कितना कवर किया है उसने, 180 मीटर कवर किया है। यहाँ से हमें एक बात और पता लगी है कि वो शुरुआती पॉइंट से चली थी और वापस उसी पॉइंट पर आ गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। एवरेज स्पीड के लिए हमें चाहिए है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो मीटर पर सेकंड यानी कि मिनट में दिया हुआ है तो मिनट को सेकंड में चेंज कर दो। 180/1 मिनट का मतलब है 180/60 सेकंड, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड क्या आ गई, उसकी एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होता है, लेकिन यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कैसे माप सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन से माप सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब जब शुरू से चली थी और जहाँ पर ख़त्म किया वहाँ 0 अपॉन में टोटल टाइम टेकन 60 सेकंड, तो 0/60 करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि एवरेज स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड और एवरेज वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या मतलब है, जब यूनिफॉर्म मोशन के दौरान किसी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म मोशन के दौरान एक स्ट्रेट लाइन पर जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है टाइम के साथ। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन पर, सीधी लाइन पर, तो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। इस केस में क्या होगा कि जो चेंज होगा वेलोसिटी के अंदर उस ऑब्जेक्ट की, वो किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वो क्या होगा, 0 होगा। यूनिफॉर्म मोशन के दौरान जब एक सीधी लाइन पर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी टाइम के साथ। ये बात समझ में आ गई। इस केस में होगा क्या कि जो चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो बदलाव है, वेलोसिटी में जो बदलाव है उस ऑब्जेक्ट की, फॉर एनी टाइम इंटरवल वो क्या है, 0 है। वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी उसकी सेम है। 5 मिनट में 10 किलोमीटर गया, अगली 5 मिनट में फिर 10 किलोमीटर, फिर अगली 5 मिनट में 10 किलोमीटर, तो वेलोसिटी टाइम के साथ कितनी है, उसकी चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 0 है, बदल नहीं रही है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ वेरी करती है, बदलती है, डिफरेंट वैल्यूज हो जाती हैं डिफरेंट इंस्टेंट्स के अंदर और डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर उस रास्ते पे। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉट 0। तो वेलोसिटी में जो बदलाव है किसी भी टाइम इंटरवल में वो 0 नहीं है। डिपेंड किसके ऊपर करता है कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है या वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे इस ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी अलग से फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी जैसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें एक और फिजिकल क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, जो हमें वेलोसिटी का बदलाव माप कर देगी किसी भी ऑब्जेक्ट की दिए हुए समय के अंदर। यानी कि जो भी वेलोसिटी में चेंज आया है वो डिवाइड बाय टाइम कर देंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की बदलती है फ्रॉम इनिशियल वैल्यू u से फाइनल वैल्यू v t टाइम में, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। शुरुआती वेलोसिटी आखिर की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्योंकि शुरुआत से लास्ट को घटाओगे तो चेंज इन वेलोसिटी आपको पता लग जाएगी। शुरू में 10 थी, आखिर में 5 थी,
टोटल उसने कितना 2 घंटे का टाइम लिया, तो 10 में से 5 घटाओगे 5/2, ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। दिस काइंड ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। एक्सेलरेशन जो है इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेंगे हम, प्लस में लेंगे अगर वो किस दिशा में है, वेलोसिटी की दिशा में है। नेगेटिव लेंगे जब वो किस दिशा में है, अपोजिट है वेलोसिटी के। एसआई यूनिट जो होती है एक्सेलरेशन की वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m/s का स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसको हम लिख सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है किसी सीधी लाइन में और वेलोसिटी जो है वो बढ़ती है या घटती है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो जो एक्सेलरेशन होती है ना ऑब्जेक्ट की, उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर से सुनिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, यात्रा करता है एक सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, वेलोसिटी या तो बढ़े या वेलोसिटी घटे, स्पीड या तो बढ़े या स्पीड घटे, बाय इक्वल अमाउंट्स, बराबर अमाउंट में घटे या बराबर अमाउंट में बढ़े, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर समय में, तो जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट की उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जो कोई बॉडी है अगर वो फ्रीली फॉल कर रही है कहीं से, वो किसका एग्जाम्पल है, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। On the other hand, an object can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate. दूसरे हाथ हम एक ऑब्जेक्ट को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कह सकते हैं अगर उसकी वेलोसिटी बदल रही है नॉन यूनिफॉर्म रेट पे, यानी कि डिस्टेंस बार बार कैसा है, अलग अलग आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार ट्रेवल करती है एक सीधी लाइन पर, इंक्रीज इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट, अपनी गति को बढ़ा लेती है अनइक्वल अमाउंट, और टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल है, देन द कार इज सेट टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्पीड बढ़ रही है, टाइम वही है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, है ना। इसके बाद हम बात करें, एग्जाम्पल देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स इज बाइसिकल, राहुल साइकिल चलाना स्टार्ट करता है। वेलोसिटी जो है वो है उसकी 6 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 6 मीटर जाता है, उसकी वेलोसिटी जो है 6 मीटर पर सेकंड है 30 सेकंड में, ठीक है। देन ब्रेक लगाता है सच दैट द वेलोसिटी जो है बाईसाइकिल की वो नीचे आ जाती है, कितने नीचे आ जाती है, 4 मीटर पर सेकंड से नीचे आ जाती है अगली 5 सेकंड में। तो कैलकुलेट करो एक्सेलरेशन ऑफ बाईसाइकिल इन बोथ द केसेस, ठीक है भाई। पहले केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, स्टार्ट की जब तो 0 थी ना। फाइनल वेलोसिटी कितने तक पहुंचा, वो 6 मीटर पर सेकंड तक पहुंचा। टाइम कितना लिया उसने, 30 सेकंड का टाइम लिया। तो इनिशियल वेलोसिटी में से फाइनल वेलोसिटी डिवाइड करेंगे टाइम से, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं गिवन वैल्यूज़ को, जो एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और टाइम जो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 6 में से 0 घटाएंगे बटे 30 करेंगे, तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी एक्सेलरेशन। दूसरे केस में स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी, 6 मीटर पर सेकंड जब उसने ब्रेक लगाई, और फिर फाइनल वेलोसिटी उसकी थी 4 मीटर पर सेकंड, टाइम उसने लिया कितना, 5 सेकंड का। तो दूसरी एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आ गई, -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, क्योंकि 4 में से 6 घटाएंगे तो -2 आएगा, आएगा या नहीं आएगा, -2/5 करेंगे तो 0.4 आ गया। तो एक्सेलरेशन जो बाईसाइकिल की है पहले केस में वो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और दूसरे केस में 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास आ गई है। समझ गए बात। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 8.4, जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा दोस्तों एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड हमने पढ़ी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने देखा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने देखा, और मैग्नीट्यूड हमने देखा। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं और ये पढ़ाने का तरीका आप लोगों को सही लगा, पढ़ने का तरीका ये सही लगा, तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और
अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप इस वीडियो को कितना प्यार देते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी अगली क्लास जो है वो कितनी जल्दी आती है। सो थैंक यू सो मच। ये क्लास आप लोगों ने देखी, आप लोगों ने सीखा कुछ नया आज। होप सो ऐसी क्लासेस और ये क्लासेस सीरीज़ जो हमने स्टार्ट करी है एनसीईआरटी की, आपके एग्ज़ाम में आपको बेनिफिशियल साबित होंगी। और इसी के साथ धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टार्ट करेंगे हम ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।